अस्सलाम वालेकुम क्लास। चले बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेटल्स। आज आप लोगों का मेटल डिस्कस कर रहा हूँ। मेटल और नॉन मेटल ज़ाहिर है इस चैप्टर में दो मेन पोर्शन है, जिसमें से एक मेन पोर्शन हम डिस्कस कर रहे हैं मेटल का। अब मेटल वैसे आपको पता है होते क्या है। अभी हमने पीछे केमिकल रिएक्टिविटी में भी सीख लिया कि आपके पास मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स तीन हिस्सों में एलिमेंट्स को हमने तकसीम किया है। तो मेटल वो सब्सटेंसेस हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो आपने मेटल के हवाले से सीखी हैं, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर कुछ हद तक आ रही होंगी दोबारा से रिपीट में। और वैसे भी क्योंकि ये पूरा पोर्शन आप डिटेल में इससे पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर मैं आपको जो लिखा है बस वही पढ़ा रहा हूँ। डेप्थ में अगर कोई चीज नहीं आएगी तो हम देख लेंगे, अदरवाइज जो कुछ नया पढ़ना था वो आप पीछे पढ़ चुके हैं, वही सब यहाँ पर मोस्टली रिपीट हो रहा है। तो मेटल की डेफिनेशन जैसे कि आपने पहले पढ़ रखी है, वही चीज आपको यहाँ पर मैंने बता दी दोबारा। ये एलिमेंट ज्यादातर सॉलिड होते हैं जो कि बहुत आसानी से रेडिली लूज कर देते हैं अपना इलेक्ट्रॉन, और फिर उसके बाद ज़ाहिर इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद क्या होगा, कैटाइन बन जाएंगे। कैटाइन कौन होते हैं? जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है? जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया हो। तो ये ज्यादातर कैटाइंस फॉर्म करते हैं, और ऐसे सब्सटेंसेस को आप कहते हैं मेटल। एक्सप्लेनेशन में वही सारी बातें हैं। हाइड्रोजन के अलावा जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लेकिन हाइड्रोजन आपका मेटल नहीं है। तो हाइड्रोजन के अलावा जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और वो कैटाइन फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। हाइड्रोजन आपने जब पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, तो हाइड्रोजन के बारे में मैंने बताया था, हाइड्रोजन प्रॉपर्टी ग्रुप 1A की भी रखता है, ग्रुप 4A की भी रखता है, ग्रुप 7A की भी रखता है। किस तरह से? +1 सारे ग्रुप 1A के पास होते हैं, हाइड्रोजन के पास भी वैलेंसी है। -1 सारे ग्रुप 7A के पास वैलेंसी होती है, हाइड्रोजन के पास भी है। प्लस माइनस देने और लेने की जो टेंडेंसी है, एबिलिटी है, वो ग्रुप 4A के एलिमेंट्स के पास होती है, वही सेम आपके हाइड्रोजन के पास भी है। तो इन तीनों ग्रुप्स, ग्रुप 1, 4 और 7A के जो प्रॉपर्टीज हैं वही कुछ हद तक हाइड्रोजन भी अपने अंदर रखता है। तो ज्यादातर मेटल्स क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन देते हैं, आयन फॉर्मेशन करते हैं, कैटाइन बनाते हैं। हाइड्रोजन भी उसी तरीके से यही सारा काम कर रहा होता है। बहरहाल जो हाइड्रोजन है उसके अलावा जितने भी मेटल्स हैं, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो ज्यादातर मेटल्स हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन अंदर से निकालते हैं। अब जो मेटल का स्ट्रक्चर है उसके अंदर मेटालिक बॉन्ड होते हैं। मेटालिक बॉन्ड आप पढ़ चुके हैं क्या होता है। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ये टॉपिक आया था मेटालिक बॉन्ड, वहां पर हम पढ़ चुके हैं। मेटालिक बॉन्ड आपके मेटल्स के दरमियान बनता है। बहरहाल टाइप्स ऑफ मेटल यहाँ पर है। मेटल आपके जो किताब ने डिवाइड किया है, डिवीजन की है, एक जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, दूसरा जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, तीसरा जो बिल्कुल ही रिएक्टिव नहीं होते। तीन किस्म के लोग होते हैं। हो सकता है आपके घर में ऐसे लोग पाए जाते हो। एक जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, एक जिनको इतना नॉर्मल है कि गुस्सा कभी आ जाता है कभी नहीं आता, एक जिनको गुस्सा आता ही नहीं है, जैसे कि आपकी अम्मी। तो आपकी अम्मी आपके लिए सब काम कर रही होती है, आपके लिए खाना भी बना रही है, कपड़े भी धो रही हैं, आपका सारा काम कर रही है, लेकिन आप कोई उनका काम नहीं कर रहे। सफाई कर रही हैं आपके कमरे की, और आपसे इतना नहीं हो रहा कि आप अपना जो पढ़ने का एरिया है उसको साफ कर लें, वो भी आपकी अम्मी साफ कर रही होती है। तो उनके अंदर सबसे ज्यादा एबिलिटी है टू, उस जो गुस्सा है उसको अपने अंदर रख लें, टू नॉट रिएक्ट। तो उसी तरीके से मेटल्स होते हैं। कुछ मेटल्स होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है टू नॉट रिएक्ट, से हम कहते हैं कि लेस रिएक्टिव हैं। एक होते हैं जो कि मॉडरेटली होते हैं, आप उन्हें हाई टेम्परेचर देंगे या पर्टिकुलर कंडीशंस देंगे तो वो तब रिएक्ट करेंगे। कुछ होते हैं ना नखरीले टाइप के लोग, आपके हो सकता है छोटे बहन भाई या बड़े बहन भाई भी हो, तो उनको हर वक्त नखरा होता है कि ये खाना नहीं खाएंगे, वो खाना नहीं खाएंगे। तो खाने के ऊपर जो जिनको नखरे होते हैं वो मॉडरेट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनको कुछ अच्छा मिल जाए, उनकी कंडीशन के मुताबिक चीजें मिल जाए, तो वो आराम से खा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी को केक ला के दे दिया जाए, केक सबको पसंद होता है तो सब खा लेंगे। वहीं पे अगर दाल चावल बने हुए हो तो उसमें किसी का मुंह बन जाता है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग टाइप पर्सनैलिटी होती है, तो उनको हम मॉडरेटली रिएक्टिव कहते हैं। और एक होता है हाईली रिएक्टिव, हर चीज में नखरा करना है, हर चीज में गुस्सा करना है। आपके कपड़े सीधे इस्त्री नहीं हुए, उल्टे इस्त्री कर दिए, उससे भी गुस्सा आ जाता है। और कोई मसला है, आपके आपकी बात नहीं सुनी, आपके लिए एक रोटी कम बन गई,
तो आपको और गुस्सा आ जाता है कि मुझे 3 रोटियां खानी थी। तो ये जो गुस्सा बार बार आते हैं उसको क्या कहते हैं, हाईली रिएक्टिव। तो बहरहाल अब इस चैप्टर में क्योंकि पहले सब पढ़ चुके हैं तो इस तरह की बातें करनी पड़ेंगी, ऑल दो ये सब आप पढ़ चुके हैं। वेरी रिएक्टिव का मतलब क्या है, एलिमेंट्स यहाँ पर बताए हुए हैं कि जो ज्यादा अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव। तो एग्जांपल्स वही गिवन है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम वगैरह। मॉडरेटली रिएक्टिव ज्यादा ट्रांजिशन मेटल्स हैं, जिंक, ट्रांजिशन मेटल ना भी हो जैसे कि जिंक, आयरन वगैरह, अदरवाइज ट्रांजिशन मेटल में भी आते हैं, ये ट्रांजिशन मेटल ही है ये। ट्रांजिशन मेटल के अलावा भी आपके जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं या मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। इधर एग्जांपल गिवन है जिंक, आयरन, टिन, लेड वगैरह, ये सारे के सारे आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट आपका लीस्ट रिएक्टिव जैसे कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड। तभी सबसे ज्यादा गोल्ड या सिल्वर की ज्वेलरीज बन रही होती हैं क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप जितने भी फीमेल होते हैं वो ज्वेलरी पहनते हैं ज्यादातर गोल्ड के या सिल्वर के, आयरन की नहीं पहनते। वजह उसकी है कि अगर आयरन पहनेंगे तो कुछ ही दिनों के बाद वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कोरोजन हो गया, वापस पिछला चैप्टर आ गया, कोरोजन होगी, जंग लगेगा। वो आयरन पहले बहुत चमक रहा था, अब वो बिल्कुल डल हो गया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोरोजन आ गई है, एक लेयर आ गई ऑक्सीजन की। लेकिन वहीं पे गोल्ड हो या सिल्वर हो वो आपका ज्यादा लंबा अरसे तक चल जाता है। उस पर मिट्टी जम जाए तो जम जाए, इंसान का पसीना होता है वो जम जाए तो जम जाए, अदरवाइज आपका वो गोल्ड या सिल्वर रिएक्ट नहीं करेगा, बहुत ही ज्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं। तो ये इनकी टाइप्स है, मेटल की टाइप आ सकता है एग्जाम में, व्हाट आर मेटल्स एंड डिफाइन या राइट देयर टाइप्स। तो ये टॉपिक आपका बन सकता है। बहरहाल नॉर्मल मेटल की बात कर रहे हैं अब। नॉर्मल मेटल क्या है, एक है ट्रांजिशन मेटल्स, एक है नॉर्मल मेटल्स। तो नॉर्मल एलिमेंट्स जो आपने चैप्टर 3 में पढ़े थे, नॉर्मल एलिमेंट्स हम कहते हैं ग्रुप ए के एलिमेंट्स को, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं ग्रुप बी के एलिमेंट्स को। तो नॉर्मल एलिमेंट्स या नॉर्मल मेटल का मतलब नॉर्मल मेटल आपके ग्रुप ए से बिलोंग कर रहे हैं। ग्रुप ए में आपके यहाँ पर किताब ने एक टेबल बना के दिया है, ग्रुप 1, 2, 3, 4 ए और ये 5 ए। इन सब के अंदर यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स मेंशन किए हुए हैं ये सारे के सारे मेटल्स हैं। इसमें जो मेंशन नहीं है उसमें से कुछ और ज्यादातर मेटलॉइड्स हैं, और बाकी जितने भी होंगे 5 ए के जो इधर नहीं मेंशन, आगे वाले 6 ए, 7 ए, इवन नोबल गैसेस, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। तो बहरहाल आपके ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं और नॉर्मल मेटल्स होते हैं। नॉर्मल मेटल्स भी आप पढ़ चुके हैं, ग्रुप 1 ए और 2 ए तो सारा का सारा नॉर्मल मेटल से भरा हुआ है। 1 ए के एलिमेंट्स को आप कहते हैं अल्कली मेटल्स, 2 ए के एलिमेंट्स को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और बाकी जो आपके पास ग्रुप्स के हैं उनके कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, लेकिन वो आपके उसमें मेटल्स मौजूद हैं। तो मेटल्स ग्रुप ए के ज्यादातर वो कहलाते हैं नॉर्मल मेटल्स, और जो ग्रुप बी के मेटल्स हैं उनको हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। यही सारी बात यहाँ पर भी लिखी हुई है। मैं शुरू से जो मैं कहता आ रहा हूँ दोबारा से कह रहा हूँ कि आपके यहाँ जितना कुछ लिखा हुआ है वो सब आप पीछे पढ़ चुके हैं, सिर्फ आपकी रिवीजन हो रही है कि आपने जो कुछ पढ़ लिया पिछले चैप्टर्स में वो यहाँ पर दोबारा से आ गया। एनीवेज अब हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बात करें, मेटल की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मेटल आपके पास ज्यादातर सॉलिड्स हैं, यहाँ जितनी भी बातें लिखी हैं फिर वो किताब वाला ही सारा भी हम पढ़ रहे हैं, कुछ नया नहीं है। तो जितनी भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी मेटल की हैं नंबर 1 पॉइंट वाइज पढ़ रहे हैं। ज्यादातर मेटल्स आपके सॉलिड हैं मरकरी के अलावा, ये सब आपको पीछे से बताया हुआ है, पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। मरकरी आपका लिक्विड होता है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सिवाय अल्कली मेटल्स के। अल्कली मेटल के अलावा इन सबके पास हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट आपका इनके दे पोजेस मेटालिक लस्टर्स एंड कैन बी पॉलिश। मेटालिक लस्टर, लस्टर का मतलब होता है शाइनी होता है, मेटालिक इनके पास लुक होती है, और इनको पॉलिश किया जाता है। इनके ऊपर अगर फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की लेयर आके अटैक भी कर ले, कोरोजन भी हो जाए, तो आप इसको घिस दें, पॉलिश कर दें, रेग माल पकड़ें और घिस दें इसको, तो ये पॉलिश हो जाएगा और वापस शाइन अपना बरकरार रखेगा। इसके अलावा ये मेलिएबल होते हैं, बता चुका हूँ मेलिएबल का मतलब क्या होता है। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक बड़े से ब्लॉक में इनटू शीट्स जो बेंड हो सकती हैं, मेलिएबल होते हैं। यानी कि इसको आप हैमरिंग इनटू शीट्स का मतलब आप हथौड़े मार मार के इसको शीट बना सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना उनको डंडे मार मार के पढ़ाना पड़ता है, तो ये उन्हीं बच्चों की तरह मेटल होते हैं कि इनको हथौड़े मार मार के सीधा करना पड़ता है, वरना ये आड़े टेढ़े मिलते हैं दुनिया में। तो दुनिया में जैसे बहुत सारे बच्चे आड़े टेढ़े होते हैं, उनको डंडा मार मार के सीधा करना होता है। उसी तरीके से ऑल दो मारना नहीं चाहिए, आज तक मैंने
अपने इस पूरे, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ टीचिंग कैरियर में, मैंने आज तक किसी भी एक बच्चे को नहीं मारा, लेकिन कभी कभार कहीं ना कहीं बच्चे को मारना पड़ जाता है। ऑल्दो मैंने नहीं मारा, लेकिन मारना पड़ सकता है। आगे आ जाए, हैमरिंग इनटू शीट्स। शीट्स बनाने के लिए सिर्फ हैमर नहीं किया जाता, आपने देखा होगा तलवार बनाने के लिए भी हैमरिंग होती थी। पहले जब वेपन्स बनते थे तो क्या करते थे, लोहे के टुकड़े को गर्म करते थे, आग में भट्टी में डालते थे, फिर बाहर निकालते थे, हथौड़े मार मार के उसको सीधा करते थे, और फिर उसमें जो धार है उसको बनाने के लिए उसे घिसा करते थे। वो एक पूरा प्रोसेस होता था, तब जाके एक आपकी शार्प एजेस सॉर्ड मिलती थी, तलवार मिलती थी। तो बहरहाल ये एक इनकी प्रॉपर्टी है। उसके अलावा डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल का मतलब डिफरेंट शेप में बन सकते हैं। एक बड़ा सा टुकड़ा छोटी सी वायर में भी तब्दील हो सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर मजीद बताया हुआ है, गिव ऑफ अ टोन व्हेन हिट। जब इसको आप हिट करेंगे तो इसमें से एक आवाज आएगी। कभी एक रास्ते में चलते हुए किसी लोहे का जो टैंक पड़ा होता है या गाड़ी है, उसको हल्का सा टैप करें। हिट करने की बात नहीं हो रही, टैप करने की बात हो रही है, ताकि जिसकी गाड़ी है उसको नुकसान भी ना हो। वरना अपने घर में जो गाड़ी खड़ी है, गाड़ी या मोटरसाइकिल जो भी खड़ी है, उसको पकड़ के पत्थर से मारे तो आपका नुकसान होगा, वो आप खुद करेंगे भी नहीं। तो उसमें से एक आवाज आएगी। वो जो आवाज आती है वो पर्टिकुलर मेटल की अपनी अपनी अलग होती है। अगर आयरन के ऊपर इस तरह से करेंगे तो आयरन की एक पर्टिकुलर आवाज आएगी। आप जिंक या टिन इनके ऊपर करेंगे, उनकी अपनी एक पर्टिकुलर आवाज आएगी। तो बहरहाल वो एक आवाज जनरेट करते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट पे आ जाएं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। दे हैव हाई डेंसिटीज। जब आपको पीछे पढ़ाया जा रहा था, मेरे ख्याल से पिछला ही चैप्टर था सोल्यूशन वगैरह वाला, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि जो गैसेस हैं, गैसेस के पास सबसे कम डेंसिटी है, लिक्विड की थोड़ी ज्यादा और सॉलिड की सबसे ज्यादा। तो क्योंकि मेटल्स आपके सॉलिड हैं, इस वजह से इनकी सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है। नेक्स्ट पे आ जाए, दे आर हार्ड। ये सख्त होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम को तो आप छुरी से भी काटेंगे वो मेटल कट जाएगा। सिमिलरली पोटेशियम के साथ भी ऐसी होगा। पोटेशियम को आप हाथ से पकड़ के तोड़े वो टूट जाएगा, लेकिन वहीं पे लोहा पकड़े, सरिया कहीं ना कहीं आपको सड़क पे पड़ा मिल जाएगा, उसको हाथ से पकड़ के मोड़ने की कोशिश करें कभी नहीं मुड़ेगा। तो आपके ज्यादातर हार्ड होते हैं सिवाय कुछ के, वो यहाँ पर कुछ मैंने बता दिए। नेक्स्ट पे आ जाए, केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल की क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले तो ये कि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। लूज करेंगे तो क्या बनेंगे, कैटायंस बन जाएंगे, तो ये पॉजिटिव आयन बनाते हैं। रेडिली रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अचानक फौरन से, रेडिली का मतलब एकदम फौरन से रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ताकि ये बना सकें बेसिक ऑक्साइड्स। नेक्स्ट आपकी इनकी केमिकल प्रॉपर्टी है, इनके पास आयनिक कंपाउंड ज्यादातर फॉर्म हो रहे होते हैं। आप कोई भी मेटल रिएक्ट करवा लें वो ज्यादातर आयनिक कंपाउंड बनाएगा। आप NaCl देख लें, मैग्नीशियम ऑक्साइड देख लें, इसके अलावा और भी कोई ले लें, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये सारे आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे किसके साथ, नॉन मेटल्स के साथ। मैंने कहा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। कैल्शियम क्लोराइड, क्लोराइड क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल के साथ मिलके ये जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो बनाते हैं। और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर लास्ट प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी कि ये ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग करते हैं। तो मेटालिक बॉन्डिंग आपको मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, मैं बार बार ये डेप्थ में नहीं पढ़ाऊंगा। ये सब आपको मैं पीछे जब पढ़ा चुका हूँ तो आपको ये सारा याद होना चाहिए। तो नेक्स्ट आ जाए आप, मेन जो आपके यहाँ पर मैंने लिखा हुआ अभी है पॉइंट, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर या कैटायन फॉर्मेशन दोनों एक ही है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पता होना चाहिए किसको कहते हैं। जितने ही मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो पॉजिटिव आयन बनता है, इसलिए इनको कैटायन कहते हैं। तो कैटायन फॉर्मेशन को हम पॉजिटिव करेक्टर भी कहते हैं। और जितने ही मेटल्स हैं उनमें सिर्फ ये होता है, नॉन मेटल में ये नहीं होता। नॉन मेटल में इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो। तो बहरहाल इनकी डेफिनेशन पे आ जाए। अच्छा, इनकी डेफिनेशन पे आने से पहले यहाँ पर आपकी किताब ने डू यू नो का एक पूरा बना के दिया हुआ है, इसको आपने पढ़ना है। मैं एक जल्दी से उसको पढ़ा रहा हूँ। बेरिलियम के बारे में बताया हुआ है, हद से ज्यादा ये टॉक्सिक और लाइट स्ट्रॉन्ग, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन हद से ज्यादा टॉक्सिक मेटल है। और कुछ अमाउंट आप अगर किसी चूहे को खिला दें, 0.25 मिलीग्राम यहाँ पर लिखा है, ये किसी रोडेंट यानी चूहे को खिला दें तो वो फौरन मर भी जाएगा। तो ये इतना ज्यादा आपका टॉक्सिक होता है।
सबसे ज्यादा अबंडेंट मेटल एल्युमिनियम है। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यूज में आ सकते हैं। तो अबंडेंट का मतलब होता है सबसे ज्यादा मिकदार में पाया जाने वाला। तो अर्थ में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो मेटल है वो एल्युमिनियम है। नेक्स्ट, जितना आपके पास यहाँ पर आयरन मौजूद है सारा का सारा यूजेबल मेटल है। पूरी दुनिया में आयरन इस्तेमाल होता है। जो सबसे ज्यादा यूज करने वाला मेटल है वो आयरन है। नेक्स्ट, आपका मोस्ट रिएक्टिव मेटल आपका सीजियम है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल आपका ये बता दिया सीजियम। नेक्स्ट, आपका लाइटेस्ट मेटल लिथियम है। ऑब्वियसली आपके पहला मेटल ही लिथियम है जिसका सबसे कम एटॉमिक मास है, तो जाहिर है वही सबसे ज्यादा लाइटेस्ट होगा। सबसे ज्यादा हैवीएस्ट मेटल आपका ऑस्मियम है। ये आपको देखना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल में कहाँ आता है, लेकिन ये बहरहाल सबसे ज्यादा हैवीएस्ट मेटल है। और सबसे ज्यादा मेलिएबल डक्टाइल मेटल आपके गोल्ड और सिल्वर है। मेलिएबल और डक्टाइल का मतलब क्या है, शेप चेंज कर सकते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर हर शेप में आप देख सकते हैं उसको। अब वो चाहे किसी बड़े से ब्लॉक फॉर्म में हो, छोटे से बिस्किट बनाए हुए हो, ज्वेलरी आइटम बनाया हो, कुछ भी बनाया हो, तो हर शेप में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं गोल्ड और सिल्वर को। तो ये आपकी जर्नल नॉलेज के लिए है, ये आपको याद करना और इसकी बेसिस पे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। वापस आ जाए, वापस आपका जो टॉपिक था इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला उस पर वापस आ रहे हैं। तो डेफिनेशन यहाँ पर वही है, मेटल के पास एबिलिटी है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इन देयर वैलेंस शेल। वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस नंबर, वैलेंसी, ये सारे पॉइंट्स आपके बेसिक केमिस्ट्री में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपको ये नहीं पता तो इवन चैप्टर 1 में ये सब आपका काम दोबारा से आया था, तो वहां पर भी हमने इसको दोबारा रिवाइज किया था। तो बहरहाल आपके यहाँ पर टेंडेंसी है इन मेटल्स की टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर वैलेंस शेल, और इस प्रॉपर्टी को आप कहेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटालिक कैरेक्टर। वहीं से ये चीज आई है, कैटायन फॉर्मेशन कैसे होगी। अब यहाँ पर जितने भी मेटल्स हैं, क्योंकि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है एल्युमिनियम की। तो एल्युमिनियम आपके अंदर जो आउटर मोस्ट शेल है वो 3 इलेक्ट्रॉन रखता है। तो वो एल्युमिनियम अपने आउटर मोस्ट शेल से अगर तीनों इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाएगा। और 3 इलेक्ट्रॉन देने पर इसके ऊपर जो वैलेंसी आएगी दैट विल बी +3। तो एल्युमिनियम +3 इज अ पॉजिटिव आयन नोन एज कैटायन। यही सारी बातें यहाँ पर बताई हुई है कि आपका कोई भी एटम लें, मॉलिक्यूल लें, जब ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पॉजिटिव चार्ज आयन तो उसे कहा जाएगा कैटायन। एल्युमिनियम की एग्जांपल गिवन है आपको, यहाँ पर सोडियम की एग्जांपल गिवन है। ये सारी डिटेल में मैं नहीं पढ़ा रहा, ये सब आप पढ़ चुके हैं। सोडियम अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो सोडियम आयन बन जाएगा। तो जो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उनको हम मोनोवैलेंट कहते हैं। मोनोवैलेंट बोले या पॉजिटिव बोले, जो भी बोले। जिंक आपको गिवन है, ये अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा, इसकी वैलेंसी +2 हो जाती है। जो 1 निकालेगा +1 हो जाएगी, 3 निकालेंगे +3 हो जाएगी। तो ये सारी एग्जांपल आपको बताई हुई है। इसी के साथ साथ आपने ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल का टॉपिक भी पढ़ लिया है चैप्टर 3 में। वही टॉपिक यहाँ पर अगेन आ गया है। आपको यहाँ पर जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब पीछे पढ़ा चुका हूँ। तो बहरहाल आपके जितने भी मेटल्स हैं उनकी बात हो रही है अभी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप। तो ये जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे, वैसे वैसे एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉन आपका बाहर जब जाएगा तो जाहिर है पॉजिटिव आयन बनाएगा, पीछे जो एटम रह जाएगा। तो एटम के पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना बेफिक्र होगा आउटर मोस्ट शेल के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जितने ज्यादा खिलौने होंगे आप उतना ज्यादा उनको बिखेर के रखेंगे। वहीं पे आपके सारे खिलौने एक डब्बे में पैक करके आपकी अम्मी रख दे तो अब आपको याद आएगा हर एक खिलौना वहां पर। क्यों? क्योंकि वो अब आपकी अप्रोच में नहीं है। तो उसी तरीके से कोई भी एटम है उसके पास अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो डाउन द ग्रुप जाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा इनके पास एबिलिटी जो होगी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएंगे। ये सब बातें आप पढ़ चुके हैं, वही बातें यहाँ पर दोबारा आ गई हैं। मैं इनको दोबारा बता रहा हूँ जो यहाँ लिखा है। तो बहरहाल इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप। वजह उसकी क्या है कि एटम ऑफ द साइज इंक्रीज होता है। एटम इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी इंक्रीज होंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे उतना ज्यादा कोई भी एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल की बात हो रही है लेकिन, आउटर मोस्ट शेल से निकालने के लिए अलाउ कर देगा। एग्जाम्पल बताया है, लिथियम मेटल जो है उनके पास लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, नेचर है। वजह उसकी है कि उनके पास कम इलेक्ट्रॉन्स हैं।
और नीचे जाते जाएं सोडियम पे चले जाएं और नीचे चले जाएं, आपके पास पोटेशियम है और दीगर नीचे आप आ जाएं, उन सबके पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो वो ज्यादा एबिलिटी रखते हैं डोनेट करने की। तो सोडियम आपके लिथियम से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। सिमिलरली पोटेशियम सोडियम और लिथियम दोनों से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। यही सारी बातें आप पीछे चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आ जाएं, डिक्रीज होगा अक्रॉस द पीरियड, लेफ्ट टू राइट। तो पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जब जाएंगे तो इंक्रीज होगा, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे अलोंग द पीरियड तो डिक्रीज होगा। वजह उसकी ये है कि आपके पास बेशक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं लेकिन न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना आपके शेल्स करीब होंगे। तो आपने पीछे पढ़ा था कि अगर मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूं यहाँ पर लिथियम की, तो लिथियम छोटा है, लेकिन उसके बाद जो आपके पास बेरिलियम आएगा वो उससे भी छोटा है। सोडियम का एक साइज है, उससे छोटा मैग्नीशियम है, उससे छोटा एल्युमिनियम। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, अट्रैक्शन टूवर्ड्स द न्यूक्लियस वो ज्यादा मिल रहा है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन छोड़ के नहीं जाएगा, और अगर छोड़ के जाएगा भी तो बहुत ज्यादा एनर्जी लेके जाएगा बदले में। तो एक सिंपल सा यहाँ पर आगे के टॉपिक में, अगले टॉपिक में भी आएगा, तो सिंपल सा है आपका, एटम कोई भी हो उसको आप एनर्जी दे दें, जितनी ज्यादा एनर्जी उसको देंगे वो डिपेंड कर रहा है कि वो कौन से ग्रुप में लाई कर रहा है। बहरहाल आप उसको एनर्जी दे दें तो आपको आयन बना के देगा, तो इस केस में आपको कैटाइन मिल रहा है प्लस इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो आपका एटम कोई भी हो उसको अगर एनर्जी देंगे तो बदले में अपना इलेक्ट्रॉन आपको देगा वो, और इलेक्ट्रॉन देने पर वो खुद कैटाइन बन जाता है। ये सारी बातें आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक में आएंगी। बहरहाल अभी इसी पे वापस आ जाएं, जो सेकंड पॉइंट था कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर आपका डिक्रीज होगा अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वजह उसकी क्या है कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ये सारा कुछ डेप्थ में मैं आपको चैप्टर 3 में पढ़ा चुका। नेक्स्ट आपका जो लिखा है इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं फ्रॉम स्टार्टिंग एट वन पॉइंट ऑफ अ पीरियड वो ज्यादा मेटालिक होंगे। सोडियम ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर रखता होगा, मेटालिक नेचर रखता होगा एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। तो आपका जो सबसे पहला मेटल है फ्रॉम एनी ग्रुप और फ्रॉम एनी पीरियड, ग्रुप तो खैर गलत हो जाएगा, फ्रॉम एनी पीरियड, वो आपके पास सबसे ज्यादा मेटालिक नेचर रखता होगा। बहरहाल ये आपके जो करेक्टर है डिक्रीज होगा, और इसकी वजह से आप जब क्रॉस द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड जाएंगे अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये आपका यही सारी बातें लिखी हुई है यहाँ पर। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिक्रीजेस, अलोंग द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम दिस करेक्टर इंक्रीजेस। ये सारी बातें आपके चैप्टर 3 में भी बोली गई थी। अगर आपको याद है, वेल गुड, नहीं याद तो बेटा याद कर लें, ये आपके वहां उस चैप्टर के काम की चीज है। मैं ये बेशक कह दूं कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में ये नहीं आएगा, तो एग्जाम में इस चैप्टर से ये टॉपिक नहीं आएगा, लेकिन चैप्टर 3 से तो आ सकता है। तो बहरहाल इसके बाद फिर टॉपिक है नेक्स्ट, इसके ऊपर अभी आ रहा हूँ, पहले यहाँ तक किसी भी कंफ्यूजन है तो पूछ लें। बेटा अपनी किताब में भी देख लें, अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है आपके पास। यहाँ पर जो कुछ मैंने पढ़ाया, अब किताब पे आ रहा हूँ वापस। आपके यहाँ पे कोई भी मेटल की बात की जाए, चाहे वो अल्कली हो या अल्कलाइन अर्थ मेटल हो, ग्रुप 1A की अगर आपको वैलेंसी याद हो तो उसको आप NS1 कह रहे थे। N का मतलब क्या था, नंबर ऑफ पीरियड या नंबर ऑफ शेल। तो फर्स्ट पीरियड का मतलब यहाँ पर फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, सेकंड शेल सेकंड पीरियड में आ रहा था, थर्ड पीरियड में थर्ड शेल आ रहा था, फोर्थ पीरियड में फोर्थ शेल आ रहा था। वो सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो पीछे पड़ी है वो आपको याद होनी चाहिए, आनी चाहिए। सिमिलरली ग्रुप 2A की बात करें तो NS2 उसकी वैलेंसी होती थी। 3A की बात करूं तो NS3 होती थी, यानी कि NS3 तो खैर कभी हो ही नहीं सकता, NS2 NP1 होती थी। तो NS2 NP1 थर्ड शेल अगर होगा तो ये आपके पास इधर लाई कर रहा होगा, सेकंड शेल में भी होता है। ये भी आपने याद किया था कि K शेल में सिर्फ S ऑर्बिटल होता है, L शेल में S और P ऑर्बिटल होता है, M शेल के अंदर S P D ये ऑर्बिटल होते हैं, और N शेल के अंदर चारों ऑर्बिटल S P D और F ऑर्बिटल्स होते हैं। तो आपके फर्स्ट शेल के अंदर तो सिर्फ S ऑर्बिटल आता है, लेकिन सेकंड और
थर्ड फोर्थ शेल आगे भी होते हैं, लेकिन उसमें एसपीडीएफ बस यहीं तक होता है। तो बहरहाल टोटल आपके पास 7 नंबर ऑफ पीरियड्स हैं, तो 7 आपके शेल्स हैं। और वो डिवीजन सारी आपको मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ा चुका हूँ। अभी यहाँ पर इस दो पे फोकस आपकी किताब ने करवाया, क्योंकि अभी हम बात करें अल्कली और अल्कलाइन मेटल्स की। तो यहाँ जो किताब में लिखा है वो सारी एग्जांपल्स वगैरह ये सब आपने पढ़ना है। तो अल्कली मेटल्स को हम कहते हैं मोनोवैलेंट कैटाइंस, क्योंकि वो एक आपका अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। और जो अल्कलाइन होते हैं उनको आप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को डाईवैलेंट कैटाइंस कहते हैं, क्योंकि अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। फिर टेबल यहाँ पर बना के दिया हुआ है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। और इनको हम फ्लेम की मदद से, फ्लेम का मतलब आग जला के हम बता सकते हैं कौन सा मेटल कैसा है। तो फॉर एग्जांपल आपका लिथियम जब उसको जलाया जाएगा, फ्लेम का कलर उसका आएगा ब्राइट रेड कलर का। तो यहाँ पे ब्राइट रेड कलर जो आपका है उसको लिथियम को जलाने के बाद आपको मिलेगा। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है, नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट आपको सोडियम दिया हुआ है। सोडियम के पास अगर आप उसको आग में डाल दें, जला दें, तो आपको गोल्डन येलो कलर मिलेगा। ये कहलाते हैं फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट मतलब आप कोई भी सब्सटेंस है, आपको नहीं पता क्या है, आप उस सब्सटेंस को जला दें, फिर उसमें जो फ्लेम का कलर होगा वो बता देगा। ब्राइट रेड को यहाँ पर ब्राइट क्रिम्सन कलर भी कहा हुआ है। सिमिलरली आपका सोडियम मैंने बता दिया गोल्डन येलो का होता है। पोटेशियम आपका वायलेट कलर का फ्लेम देता है। नेक्स्ट आपका है रुबीडियम, वो आपको डार्क रेड यानी कि लाइलैक कलर कुछ होगा। इतना मुझे कलर का नहीं पता, ना ही आपको इतना पता होगा, और अगर पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। सिर्फ समझ लें, हर चीज रट्टा लगाने की नहीं होती, पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सीजियम पे आ जाए, ब्राइट ब्लू कलर होगा। नेक्स्ट आपके पास बेरिलियम है, व्हाइट कलर में इसका फ्लेम आता है। और नेक्स्ट आ जाए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपके पास ब्राइट व्हाइट कलर देगा, एक व्हाइट अलग होता है, ये ब्राइट व्हाइट देगा। नेक्स्ट आपके पास कैल्शियम है, ये आपको ब्रिक रेड, जो ब्रिक्स होती हैं रेड कलर की, जिसको लाल ईंटें कहते हैं, तो उस कलर का होगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर गिवन है स्ट्रोंशियम। तो स्ट्रोंशियम आपके पास क्रिम्सन रेड कलर है कोई, उसका होगा। और लास्ट आपका बेरियम गिवन है, दैट इज ऑफ ग्रीन कलर। तो ये सारे कलर्स आपकी किताब ने दिए हुए हैं, जो कि आपको वैसे याद नहीं करने, पता होने चाहिए। इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन हासिल करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल ये आपके पास सिंपल सा टॉपिक था, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, यानी कि आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, दैट इज कैटाइन फॉर्मेशन। ये तो आपको पता है कैटाइन फॉर्म कैसे होता है, बेसिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छा खासा आपने इसको प्रैक्टिस कर रखा है, चैप्टर 1 में भी और आगे के जो दीगर चैप्टर्स हैं उसके अंदर भी ये सारा काम किया हुआ है। बहरहाल नेक्स्ट अब आपके पास जो सेकंड है, मैं उधर लिख नहीं रहा, सेकंड पॉइंट आपका आयनाइजेशन एनर्जी, जितने भी आपके अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनकी। तो आयनाइजेशन एनर्जी ये भी आपने टॉपिक पढ़ रखा है। दोबारा अगेन वही बात, सारा कुछ इसमें से जो मैं पढ़ा रहा हूँ पीछे पढ़ा चुका हूँ, सारे लेक्चर्स ऑनलाइन भी ये पढ़े हुए हैं आपके पास। जो यहाँ पर बातें हो रही हैं सेम वही बातें आप पीछे चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि चैप्टर नया है, नए तरीके से पढ़ना है। बहरहाल इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर अब आ जाए। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? वो एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन आयन। तो आयन बनाना है उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। जो एनर्जी रिक्वायर्ड है टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को हम अगर निकालना है तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। उसके बाद दूसरे को निकालना है तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल कहते हैं। तीसरे को निकालना है तो थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल उसको कहा जाता है। बहरहाल इतना एडवांस में नहीं जाना, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि मैं आपकी किताब पे स्टिक रहूंगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? एबिलिटी ऑफ एनी एटम टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू आयन। तो जो एनर्जी उसमें रिक्वायर होगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो आगे आ जाए आप किताब के ऊपर, उसी के हवाले से बता रहा हूँ। डायग्राम यहाँ पर बना के दी हुई है। जितने भी आपके मेटल्स हैं वो अपने अंदर आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना रखते हैं, मतलब ये कि एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी को देंगे तो बदले में कितनी एनर्जी लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन कोई देगा तो एनर्जी फॉर एग्जांपल जितनी भी ले, 2 इलेक्ट्रॉन कोई देगा इन टोटल तो ज्यादा एनर्जी लेगा। आपके पास अगर 2 चीजें खाने की तो आप एक चीज शेयर करवा देंगे, बेशक आपको भूख क्यों ना लग रही हो, लेकिन है ही एक चीज जो कि एक नवाला रह गया, अब उसे शेयर करवाना पड़े तो क्या होगा? बहुत ज्यादा अंदर ताकत चाहिए वो शेयर करवाने के लिए। अगर आपके अप्पू मांगेंगे तो हो सकता है आप लड़ झगड़ के से रख भी लें, आपकी अम्मी मांगेंगे, लेकिन कोई मेहमान आ गया
तो क्या करेंगे, मजबूरन देना पड़ेगा, मुरव्वतन देना पड़ेगा। तो डिपेंड कर रहा है कि आपके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन देना है, दो इलेक्ट्रॉन देने, तीन इलेक्ट्रॉन देने, जितने इलेक्ट्रॉन देने उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यही सारी बातें यहाँ पर भी लिखी हैं कि जो आपके इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर है या नेचर है, डिपेंड कर रहा है आयनाइजेशन एनर्जी पे। और सिमिलरली आयनाइजेशन एनर्जी के साथ साथ एटम का साइज, एटॉमिक साइज, और साथ ही साथ आपका न्यूक्लियर चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है। जितना बड़ा एटम होगा उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ले जाए इलेक्ट्रॉन, कि कितने सारे इलेक्ट्रॉन पीछे पड़े हुए, एक इलेक्ट्रॉन गिर जाए या कोई ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिमिलरली जितनी ज्यादा एनर्जी किसी के पास होगी वो उतने आराम से एनर्जी दूसरे को दे सकता है। अगर किसी के पास, आपके पास एग्जाम्पल लेता हूँ, आपके पास 10,000 रुपए पड़े, कोई आपसे 10 रुपए मांगता है, तो आप उसको 10 रुपए दे देंगे, आपके पैसों में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन आपके पास टोटल पड़े ही 20 रुपए हैं, अब आपसे कोई 10 रुपए मांग ले तो आपकी जान चली जाएगी, क्योंकि अब आपके समोसे के बाद आपको समोसा भी महंगा हो गया, तो आपके पास टॉफी खाने के भी पैसे नहीं बचे। तो यहाँ पर इसी तरीके से ये सारी चीजों पर डिपेंड करता है। ये सारी बातें अगर आपके पिछले कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये सब कुछ हम पीछे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आ जाए, यहाँ पर एक जुमला लिखा हुआ है, स्मॉल साइज एटम जितने भी होते हैं, जितने भी स्मॉल साइज एटम होते हैं आपके पास, जिनके पास हाई चार्ज होता है। हाई चार्ज का मतलब क्या है, मैंने यहाँ तो मिटा दिया, पहले आपका मैंने जब एक पीरियड बनाया था, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सो ऑन, जो मेटल छोटे साइज का होगा उसके पास ज्यादा चार्ज होगा, ज्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, उसे ज्यादा चार्ज भी चाहिए, जाहिर एनर्जी ज्यादा चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। या अगर कोई फॉर एग्जांपल आपके पास छोटे साइज का एटम वैसे भी है, जिसके पास न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, उसको आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होगी। आपके पास ऑलरेडी 10,000 रुपए पड़े हुए थे, अब कोई और आपको आके 1,000 रुपए देगा तो आप उसके 1,000 रुपए चले रख लेंगे। कोई आके आपको 1 रुपए या 2 रुपए दे रहा हो तो आप उसको संभालेंगे नहीं, घर पे गुल्लक पड़ा है वहां डाल के आ जाएंगे। लेकिन अपने पास संभाल के 10,000 रुपए जो आप जमा करके रखेंगे वो आप किसी को नहीं देंगे, गुल्लक आपका कहीं पे भी बाहर पड़ा होगा। तो इधर भी वही एग्जांपल है। एनीवेज आगे आ जाए, तो यहाँ पर एक टेबल आपको बना के दिया हुआ है ग्रुप 1A और 2A का। 1A और 2A के एलिमेंट्स जितने भी हैं उनके बारे में बताया हुआ है कि आपके जो एक इलेक्ट्रॉन निकालना है उसको इतनी एनर्जी देनी है, और 2A में भी आपको ये बताया कि इलेक्ट्रॉन एक निकालना है उसको एनर्जी कितनी देनी है। तो यहाँ पे ये टेबल है, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ट्रेंड्स के ऊपर आ जाए, ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सब यहाँ पर आप पहले पढ़ चुके हैं। जैसे कि आपका अल्कली मेटल जितने भी हैं उनके पास लार्जर साइज है एज कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल पहले आते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकंड पीरियड है, सेकंड ग्रुप है, वहां पर आते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप बड़ा होगा, लार्जर साइज रखता होगा एज कम्पेयर टू सेकंड ग्रुप। एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज का जो टॉपिक था उसको जाके देख लें, टेबल वहां पर बने हुए। तो आपके पास यहाँ पर जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है उनका साइज छोटा है, तो इस वजह से अल्कलाइन अर्थ मेटल को आप यहाँ देख सकते हैं टेबल में, ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स। तो यही सारी बातें आपको जो मैं अभी बता रहा हूँ यहाँ पर लिखी हुई है। अब ट्रेंड पे आ जाएं, आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जितनी भी है वो आपकी डिक्रीज होंगी जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा। जितना बड़ा एटम होगा उतनी कम उसको आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए। मेरे पास जितना बड़ा एटम होगा उसको एनर्जी हासिल करके क्या मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल आपसे कोई आके, मैं वही एग्जांपल दोबारा दे रहा हूँ, आपके पास 10,000 रुपए पड़े, आपसे कोई कह रहा है, कोई फकीर आ गया है, मांगने वाला आ गया, कोई कह रहा है 10-20 रुपए दे दें, आप दे देंगे, सस्ता कर देंगे। लेकिन वहीं पे अगर आपके पास पैसे कम हैं और कोई आपसे आके कहता है कि मुझे खाना खिला दें, और आप खुद भूखे हैं, तो आप क्या करेंगे, नहीं खिलाएंगे, आप खुद खाना खाएंगे पहले। तो यहाँ पर उसी तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी जितनी भी है वो डिक्रीज होगी आपके डाउन द ग्रुप, क्योंकि डाउन द ग्रुप उसको एनर्जी इतनी देने की जरूरत नहीं है। अपने टेबल पे देख भी सकते हैं आप कि आपके पास जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं डाउन द ग्रुप आपकी एनर्जी कम हो रही है। और सिमिलरली अगर आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे इन अ पीरियड तो आपकी एनर्जी बढ़ रही है। ये आप पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ रिवीजन हो रही है। तो अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के दरमियान यहाँ सारी बातें आपकी बताई हुई हैं, जितना भी यहाँ पर रिएक्टिविटी और जो कुछ भी वैल्यूज हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के दरमियान है। और यहाँ पर आगे जो पैराग्राफ लिखा है ये पूरा मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसको आपने पढ़ना है। अल्कली मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये सारी बेसिक बातें जो यहाँ समराइज मैं आपको करके बता रहा हूँ। अल्कली मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल एज कम्पेयर टू अल्कली लेस रिएक्टिव होते हैं, लेकिन वो भी हाईली रिएक्टिव ही होते हैं।
अल्कली मेटल्स फौरन से रिएक्शन कर लेंगे। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को हो सकता है एक पर्टिकुलर कंडीशन देनी हो, टेम्परेचर देना हो, कोई प्रॉपर सिस्टम बना के देना हो, तो वो डिपेंड करता है उनके ऊपर। सिमिलरली आपके यहाँ पर बताया हुआ है कि जो अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनके पास लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी होती है। वजह उसकी है कि उनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फौरन से लूज कर देते हैं, एज कम्पेयर टू कोई ऐसा आप मेटल उठाएं जिसके पास इलेक्ट्रॉन वैसे भी कम है, और अगर उसका इलेक्ट्रॉन ले लिया गया तो फिर अपनी आइडेंटिटी छोड़ देगा। फॉर एग्जांपल लिथियम, लिथियम को यहाँ देख सकते हैं सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कम्पेयर टू, नीचे आ जाए सीजियम के ऊपर लेट सपोज, तो लिथियम को आप बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे तब जाके वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, अदरवाइज नॉर्मली ये अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं देते, बहुत ज्यादा हाईली एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन रिएक्टिव फौरन होते हैं। आप लिथियम पकड़ें, हाथ में पकड़ें, आपके हाथ में फटना शुरू हो जाएगा। सोडियम पकड़ें, हाथ में पकड़ें, वो हाथ के पसीने के साथ रिएक्शन करेगा, हाथ भी जलाएगा। लिथियम भी यही काम करेगा, और यहीं से उछलता उछलता जैसे जैसे उसको ऑक्सीजन मिलता रहेगा वो वैसे वैसे रिएक्ट करता रहेगा। तो ये सारी बातें यहाँ जो लिखी हुई हैं ये सब आपको मैं ऑल दो पीछे क्योंकि पढ़ा भी चुका हूँ, आपका टॉपिक भी यहाँ पर इधर दोबारा रिवीजन का हो गया है। यही सारा काम जो आप पीछे पढ़ चुके हैं वो सब आप लोगों ने अब इसको रिवाइज करना है। इस चैप्टर में मेजॉरिटी पोर्शन आपका रिवीजन का है, कुछ नया नहीं है। जो नया है और एग्जाम में भी आता है वो आपको दायरे में अलग से पढ़ाऊंगा डेप्थ में, लेकिन यहाँ पर अभी हम सिर्फ आपकी किताब को देख रहे हैं, और किताब में जो कुछ पीछे पहले जो हम पढ़ चुके हैं, जो कुछ पीछे आया हुआ है, वही सारा कुछ यहाँ पर हम दोबारा से उसको देख रहे हैं एक दफा। तो बहरहाल यहाँ पर मैं आज की क्लास स्टॉप कर रहा हूँ, ऑल्दो ये टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन तो डिस्कस कर लें। अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा आज आप लोगों का वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ जहाँ से आपका लास्ट टॉपिक एंड हुआ था। आप अभी मेटल का पोर्शन पढ़ रहे हैं। मेटल के अंदर आप लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली। केमिकल रिएक्टिविटी चैप्टर था, शुरू हमने किया था, एलिमेंट के बारे में सीखा, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स होते हैं। मेटल के बारे में आपने पढ़ा, उनकी रिवीजन ही एक तरह से हो रही थी जिसमें आपने ये भी सीख लिया कि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी और आपका जो कैटाइन फॉर्मेशन था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, वो सारी बातें आपने लास्ट क्लास में पढ़ ली। अब उसी के आगे आपका सेकंड टॉपिक है, तो आपका ये मेटल का जो मेन टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाएगा। ऑल्दो मेटल्स का पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ जो कि इस चैप्टर में मौजूद है, लेकिन जो आपका मेन टॉपिक था जिसमें आपने इससे पहले कैटाइन फॉर्मेशन और आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह ये सारे टॉपिक पढ़ लिए, उसी में आगे आपका अब यहाँ पर आता है कि हमारे पास ग्रुप 1A और 2A के दरमियान जो रिएक्टिविटी कंपैरिजन है वो आपकी टेबल बना के दिया हुआ है किताब में, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अभी आप ग्रुप 1 और 2A के दरमियान ही सारा काम कर रहे हैं। तो ग्रुप 1A और 2A के दरमियान आपने इससे पहले सारी बातें सीखी कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, कम है, डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड क्या होता है, ये सारी चीजें आपने वहां पर पढ़ ली। अब आज अपने टेबल को देख लें। टेबल आपकी किताब ने बनाया हुआ है, वही एज इट इज आपको पढ़ा रहा हूँ। ऑल्दो ये सारा काम अगेन हर बार कह रहा हूँ, हर 5-10 मिनट बाद यही बात कह रहा होता हूँ कि ये पिछला पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है जो आपको नए सिरे से सिखाया जा रहा हो, सब पीछे आपका आ चुका है। तो अभी बेसिकली रिवीजन हो रही है आपकी। यहाँ पर आपके पास जो पूरा एक चार्ट, एक टेबल बना के दिया हुआ है जिसमें आपको कंपैरिजन करके दिखाया हुआ है 1A और 2A एलिमेंट्स का। पॉइंट वाइज चल रहे हैं। पहला पॉइंट आपसे कहा हुआ है कि जो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स का पहला टेबल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी ग्रुप 1A पहले हैं, ग्रुप 2A वाले बाद में। तो इसी तरीके से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ग्रुप 1A के बारे में बताया जा रहा है कि हाईली रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू 2A एलिमेंट्स। ग्रुप 2A के एलिमेंट्स भी हाईली रिएक्टिव होते हैं एज कंपैरिजन विद ग्रुप 1A। 2A के थोड़े से लेस रिएक्टिव होते हैं। तो दोनों के दरमियान कंपैरिजन यही है, 1A वाले हाईली रिएक्टिव हैं और वजह उसकी है कि इनके पास लो आयनाइजेशन एनर्जी है। लो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि इनको कम एनर्जी देंगे, ये इलेक्ट्रॉन अपना दे देंगे, रिएक्शन कर लेंगे। तो अगर कोई आपको कम पैसे देता है और आप फौरन से राजी हो जाते हैं तो आप इस तरीके से, वही मिसाल यहाँ पर भी आएगी, कम एनर्जी दें, फौरन से राजी हो जाएंगे, चले इलेक्ट्रॉन ले लें। आपको कोई कम पैसे दे और बदले में आपसे महंगी चीज ले ले तो आप बेवकूफ कहलाएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये वाले एलिमेंट्स भी कम एनर्जी दें, इन्हें फर्क नहीं पड़ता, ये इलेक्ट्रॉन अपना दे देते हैं। एज कंपैरिजन विद ग्रुप 2A उन्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए। टेबल लास्ट क्लास के अंदर जो टेबल बनाया कि आपको, बना के तो खैर नहीं, किताब नहीं बना के दिया हुआ है, वो टेबल आप लोगों ने देख लिया है। तो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को कम एनर्जी चाहिए, ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए।
यही पहला कंपैरिजन हो गया। तो हाई आयनाइजेशन एनर्जी इनकी होती है, इस वजह से ये लेस रिएक्टिव है। जिस एलिमेंट की जितनी ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल आयनाइजेशन एनर्जी होगी, उतना ज्यादा वो लेस रिएक्टिव होगा। वजह उसकी है, ज्यादा एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, कम एनर्जी पे कहीं दाल नहीं करने वाली, कोई आपकी बात नहीं मानेगा। तो यहाँ पर आपके पास पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट पे आ रहे हैं। आपके जो 1A एलिमेंट्स हैं वो मोनोवैलेंट कैटाइन बनाते हैं, ये मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ। और 2A वाले आपके डाईवैलेंट कैटाइन बनाते हैं, यानी इनके वैलेंसी +2 होगी, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। थर्ड पॉइंट है कि इमीडिएटली ये एक तरह से एयर के कांटेक्ट में आने पे टार्निश, जो वर्ड यूज किया है टार्निश, ये कहलाते हैं कि आपका जब कोरोजन होता है एक थिन लेयर उसकी आती है, उसे हम कहते हैं टार्निश। टार्निश का मतलब क्या है? कभी आपने सेब खाया हो और उसको छोड़ दिया हो तो ब्राउन कलर का हो जाता है, कलर चेंज कर लेता है। वजह उसकी है कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करता है, और सेब क्योंकि आयरन के अंदर होता है वो रिएक्ट कर लेता है, इस वजह से कलर भी चेंज हो जाता है। तो एक थिन लेयर आ जाती है, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनके ऊपर एक थिन लेयर आती है। तो इनकी तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनमें जो थिन लेयर आ जाती है ऑक्सीजन की, कोरोजन की बात हो रही, थिन लेयर ऑफ कोरोजन की बात हो रही है। तो थिन लेयर जो आती है उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं टार्निश। तो ये इमीडिएटली कोरोड हो जाते हैं। टार्निश यानी एक थिन लेयर ऑफ कोरोजन आ जाती है, जैसे एयर के साथ फॉर्म होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको पोटेशियम के रिएक्शन बताया हुआ ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम पर ऑक्साइड बना के देगा। वहीं पे कंपैरिजन में आपके सामने दूसरा मैग्नीशियम लिया हुआ है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। तो जो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं ये हीट करने पे रिएक्शन करेंगे, 1A के एलिमेंट हीट किए बगैर रिएक्शन कर लेंगे, दोनों में फर्क है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं। जो आपके 1A एलिमेंट्स हैं ये रिएक्ट करते हैं वायोलेंटली, जंगलियों की तरह। तो आपके वायोलेंट का मतलब होता है हैवानों की तरह, जंगलियों की तरह, जानवरों की तरह। तो बहुत सारे क्लास में बच्चे होते हैं जंगली बन जाते हैं, तो मैं अक्सर कहता हूँ तीसरा असूल नहीं भूलना है कि अंदर के जानवर अंदर ही रहने चाहिए। तो वायलेंटली बिहेव नहीं करना। ये वाले एलिमेंट्स वायलेंटली बिहेव करते हैं किसके साथ? जैसे इनको कोई हेलोजन का एलिमेंट मिलता है। हेलोजन क्या है? ग्रुप 7A के एलिमेंट्स को आप हेलोजन्स कहते हैं। ग्रुप 7A क्योंकि उनके पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और ग्रुप 1A क्योंकि हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दोनों जैसे ही आपस में एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आएंगे फौरन से रिएक्शन कर लेंगे। रिएक्शन दोनों को इसलिए करना है, एक के पास एनर्जी बहुत कम है, एक के पास एनर्जी बहुत ज्यादा है। एक को एनर्जी चाहिए, दूसरे एनर्जी देनी है, तो दोनों एक जैसी नेचर के मिलते हैं अपोजिट, तो वो आगे रिएक्शन कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल आपके NaCl है, सोडियम के पास क्लोरीन बेस है, वो सॉल्ट NaCl बना लेगा। वहीं पे रिएक्शन आपके पास दूसरा है, हेलोजेंस के साथ ग्रुप 2A स्लो रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करते हैं, वायोलेंट का मतलब होता है एकदम से, अचानक, जंगलियों की तरह फौरन से, बस अभी सारी चीजें मिल जाए। छोटा बच्चा होता है उसको सब्र नहीं होता, अभी सब मिल जाए। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं सब्र आता है, तो आपको फौरन चीजें नहीं चाहिए। तो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स जितने भी हैं वो स्लोली रिएक्ट करते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो खैर अलग है, क्लोरीन आपके पास हो, क्लोरीन आपके पास हो, कोई भी आपके ग्रुप 7A का एलिमेंट है, रिएक्शन उनका स्लो होगा विथ हेलोजन। एग्जाम्पल आपको कैल्शियम और क्लोरीन की दी हुई है, कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट आ जाए। जो आपका रिएक्शन विद वाटर होगा, फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम यहाँ पर दिया हुआ है, विगरसली। विगरसली भी वही होता है कि आपके पास बहुत तेजी के साथ, विगरसली का मतलब तेजी के साथ, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे होगा। और इस रिएक्शन में क्या होगा? ये फॉर्म करेंगे स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन। तो आपने इलेक्ट्रोलाइट पढ़ लिया है, इलेक्ट्रोलाइट में अगर आप फॉर एग्जांपल इस तरह कोई सब्सटेंस डालते हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन मिलता है। तो पोटेशियम और वाटर आपस में मिक्स होंगे, पोटेशियम डाल दें पानी के अंदर तो आपको यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। यही काम आप लिथियम के साथ भी कर सकते हैं, सोडियम के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन लिथियम जब आप डालेंगे एक धमाका होगा। सिमिलरली सोडियम डालेंगे, लिथियम के मुकाबले कम रिएक्टिव होगा, लेकिन उसमें भी धमाका होगा। तो एक आपके पास, कभी मैं देख रहा था, जो याद नहीं, बहुत पुरानी एग्जांपल है, एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर उन्होंने 1 किलो का लिथियम या सोडियम को एक डाला था समंदर में। तो समंदर में ऐसे वो रिएक्ट किया था कि जैसे बम फाड़ दिया हो किसी ने समंदर के अंदर। तो इतना हाईली रिएक्टिव होता है। अगर आप उसको, सोडियम को या लिथियम को हवा में यूं पकड़ लें तो हवा में जो पानी है उसके साथ रिएक्ट करके वो रिएक्शन शुरू कर देगा। तो बहरहाल ये आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। इसी के कंपैरिजन में आ जाए, ये आपके पानी के साथ ग्रुप 2A के एलिमेंट्स इतना विगरसली, इतना स्पीड में, इतना जंगलियों की तरह रिएक्शन नहीं करेंगे,
और आपके ये फॉर्म करेंगे, ये भी अल्कलाइन सोल्यूशन फॉर्म करते हैं। मैग्नीशियम के साथ एग्जांपल दिए, मैग्नीशियम है वो अगर ऑक्सीजन जो पानी का है वो पहले लेके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, और फिर उसके बाद वो वाटर के साथ अगेन रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, तो अल्कलाइन सोल्यूशन बना के देगा। अल्कलाइन सोल्यूशन 1A को भी कह सकते हैं, लेकिन बेहतर अल्कली सोल्यूशन क्या है। तो जो अल्कलीज हैं वो रिएक्ट करके एक ही स्टेप में आपको सोल्यूशन बना के दे रहे हैं, हाइड्रोक्साइड का आपको कंपाउंड बना के दे रहे हैं। जो आपके ग्रुप 2 है वो स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं, पहले ऑक्सीजन अपने पास लेके आएंगे, फिर उसके बाद ऑक्सीजन और दूसरा हाइड्रोजन और लेके आएंगे, तो ये स्लो रिएक्शन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं, जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड बनाएंगे अल्कली मेटल, जो आपके ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं, जो ये रिएक्ट करेंगे ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बना के देंगे, ये बेसिक इन नेचर होगा। तो आपके पास ज्यादा बेसिक होगा एज कम्पेयर टू ग्रुप 2A एलिमेंट। तो बेसिक वही एसिड और बेस वाला है। एसिड पानी में डालते हैं, हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन आयंस मिलते हैं, हाइड्रोजन गैस तो नहीं, हाइड्रोजन आयंस मिलते हैं। और अगर बेस डालते हैं तो हाइड्रो ऑक्सिल आयन मिलते हैं, ये बेस की पहचान है। एसिड अगर वैसे कोई खाएगा नहीं, लेकिन पुराने जमाने में किसी ने ऐसा किया हो अगर, तो वो मर गया होगा। एसिड अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक एसिड तो चले हम वीक एसिड खा सकते हैं, तो कभी आपने वीक एसिड टेस्ट किया होगा तो वो खट्टा होगा। और अगर वीक बेस, साबुन कभी आप जुबान में लगा के देख लें जिससे आप नहाते हैं, वो बेसिक नेचर का होता है, कोई करेगा नहीं लेकिन करके देख लें, तो वो थोड़ा सा कड़वा मिलेगा आपको। तो एसिड बेस की ये पहचान टेस्ट वाइज भी है। क्योंकि ये टॉपिक अभी आपका नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा ही बता सकता हूँ। वजह उसकी यहाँ पर बताने की है कि इन्होंने बेसिक और एसिडिक ऑक्साइड्स का जिक्र किया है, तो उसके लिए एसिड और बेस पता होना चाहिए। बहरहाल ज्यादा बेसिक इन नेचर होंगे कौन से 1A एलिमेंट्स एज कम्पेयर टू 2A एलिमेंट, और वही सेम बात 2A एलिमेंट्स जो होंगे वो थोड़े से लेस बेसिक होंगे एज कम्पेयर टू 1A एलिमेंट्स। और लास्ट पॉइंट यहाँ पर है 7th पॉइंट गालबन, ये आपके मेटल कार्बाइड्स फॉर्म नहीं करते 1A के एलिमेंट। मेटल कार्बाइड का मतलब क्या, कि आपके पास कार्बन एज अ एनाइन यूज होगा, और मेटल तो ऑब्वियसली पॉजिटिव एज अ कैटाइन यूज हो रहा है। तो कार्बन क्योंकि अपने अंदर 4 इलेक्ट्रॉन लेने और देने की ताकत रखता है, एक इलेक्ट्रॉन तो चले उसने ले लिया मेटल से, 1A के एलिमेंट से, उसको 4 एलिमेंट्स, 4 मेटल के आयंस चाहिए होंगे अगर 1A एलिमेंट लेगा, तब जाके उसके वैलेंसी कंप्लीट होगी। एज कंपेयर टू 2A, तो 2A के एलिमेंट्स एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो वो 2 एलिमेंट्स लेके 4 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा। तो वजह उसकी है कि आपके पास यहाँ पर जो मेटल कार्बाइड बनता है वो आपका 2A एलिमेंट से बन जाता है, 1A के एलिमेंट से नहीं बनता, क्योंकि एक कार्बन को 4 एटम्स चाहिए 1A एलिमेंट के, एज कंपेयर टू एक कार्बन को 2 एटम्स चाहिए सिर्फ 2A एलिमेंट के। तो ये रीजन है कि आपके मेटल कार्बाइड्स फॉर्म नहीं करते 1A वाले, और 2A वाले आपके मेटल कार्बाइड्स फॉर्म कर देते। यही सारे आपके कंपैरिजन था जो कि आपका प्रीवियस क्लास में टॉपिक कंप्लीट ना होने से रह गया था। एंड में यहाँ पर ये बताया हुआ अल्कली मेटल्स और अल्काइन मेटल्स आपके पास कहाँ पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं, और इसमें जो आपका टेबल बना हुआ है, अगर पीरियोडिक टेबल याद हो तो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप के अंदर वो अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी रखे गए हैं, और उस वैलेंसी की वजह से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट काफी हद तक सिमिलर होती हैं। तो यहाँ अल्कलाइन और अल्कलाइन मेटल्स आपके पास जितने भी हैं वो सारे के सारे मौजूद हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ग्रुप के हिसाब से। ये आपका यहाँ पर एक मेन हेडिंग मेटल की कंप्लीट हो जाती है, जिसमें आपने मेटल के बारे में पढ़ लिया। अब आगे आपकी किताब ने जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो इनकी और डेप्थ में आपको उतारा है। इनकी और डेप्थ में क्या है कि जो 1A और 2A के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पर किताब में सोडियम बोला हुआ है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है वगैरह, ये सारे आपकी किताब ने कुछ प्रॉपर्टीज, उनकी पोजीशन, उनके दुनिया के अंदर अबंडेंस वगैरह, ये सारी बातें आगे पढ़ाई हुई है। तो कुछ यूजेस वगैरह हैं वो फिर अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है। आपका प्रीवियस टॉपिक यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर दिया। इस टॉपिक में यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन